नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। क्लासिकी मौसीकी के बारे में आप शायद वाकिफ़ हैं कि सही लफ्ज़ मौसीकी नहीं है बल्कि लफ्ज़ मूसीकी है। मूसीकी, खैर ये तो वैसे ही मैंने आपसे किया। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में जो अक़सात आपने पिछली मरतबा पहले से देखते आए हैं, उनमें ये 9वां प्रोग्राम है। 8 प्रोग्राम हो चुके हैं। मैं आठों को तसलसल के साथ करता गया। ये ख्याल न हुआ कि पलट के देखूं कि ये प्रोग्राम कैसे जा रहे हैं, किस अंदाज का काम हो रहा है, आ रहा है, ये बात आप पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। अब ये जबकि ये अक़सात ख़त्म होने वाली हैं 2-4 के बाद या 3-4 के बाद, अब जाकर के मुझे ख्याल आया है कि मैं देर तो हुई लेकिन मैं इसके बारे में ज़रा सोचूं, थोड़ी सी तहक़ीक़ कर लूं, तज्ज़िया भी कर लूं और मालूम करूं कि ये कितने पानी में है। इसके लिए मैंने 7-8 दोस्तों को मैंने बुलाया। इनमें 2 ख़वातीन भी थीं। उनसे इसकी झलकियाँ दिखाईं और पूछा, अब आप बताइए इसमें क्या क्या ख़राबियाँ हैं। अच्छाइयाँ जो भी होंगी लेकिन ख़राबियाँ बताइए ताकि अगर वो हैं तो मैं उनको दूर कर सकूं। दोस्त, अब आप तो दोस्ती होते हैं, अब ज़ाहिर है कि वो खुली मुखालिफत करने से रहे। बहुत सौ ने, यानी यूँ समझिए कि मेजॉरिटी ने उसे कहा कि साहब ये ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है, इस बातें हमारी समझ में भी आ रही हैं, इसको चलाइए, अच्छा है। एक दोस्त, बल्कि 2 दोस्त ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि भाई सच बात तो ये है, प्रोग्राम है तो ठीक ठाक, लेकिन इसके अंदर आप जो गुफ्तगू करते हैं या मौज़ूआत पर जो बातें करते हैं वो ज़रा सा वो कहना चाहते हैं कि सकील है। कहा तो नहीं, उन्होंने कुछ ऐसे कह दिया, यानी उस पर कुछ उन्होंने रजामंदी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई बहुत सी बातें सुनने वालों को मालूम है, 2-4 नई बातें अगर आपने कही तो उन्होंने सुन भी लिया, ठीक ठाक है। असल में नाज़रीन जो है या और सामईन जो हैं, ये आपके गानों को, गवैयों की आवाज़ों को, मुख्तलिफ फ़नकारों की आवाज़ों को सुनना चाहते हैं, उसके लिए वो बेताब हैं। और आप हैं कि बातें किए जा रहे हैं। बात मेरी समझ में आई लेकिन देर में आई। इसी का, अगर कोई साहब मुझे पहले ही ये कह देते तो मैं इतनी बातें ना करता। प्रोग्राम जो है वो 40 मेरे पास थे, काफ़ी तादाद है ये, मैं उनको दिखा के ख़त्म कर देता। अब ये जनाब 8 तो हो ही चुके और आप इनको भुगत चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू कम हो, बल्कि न हो तो बेहतर है। और मैं जो प्रोग्राम जो मैंने किए हैं वो अभी कुछ 11 के करीब, 11 फ़नकार और हैं, इनको मुझे सुनाना है और उनकी बातें में, उनके बारे में कुछ बोलना है मुझे। लीजिए साहब, अब फ़नकारों को सुनाने की बारी आ गई है। मैं आज जो साहब मेरे फहरिस्त पर हैं, सरे फहरिस्त हैं, वो हैं रहमत हद्दू खान साहब। इनके बारे में मेरी मालूमात अफसोस है और माफ़ी भी चाहता हूँ, न होने के बराबर है। इतना मुझे मालूम है कि ये गवालियार घराने के हैं। किसके बेटे हैं, इनके बेटे कौन थे, इन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ गाया,
कहाँ कहाँ गए इसका मुझे इल्म नहीं है। एक ले दे के मेरे पास एक उनका आइटम मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, वो मालकोस का है। और इसके आगे जैसा कि अर्ज़ कर चुका हूँ मैं, कोई और कुछ नहीं अर्ज़ कर सकता। ये इनके मालकोस की एक झलकी आप सुन लीजिए। मगर थे ये नामवर आदमी, इतना मुझे मालूम है। मुख्तलिफ़ लोगों से मैंने सुना है, इनकी तारीफ़ सुनी है और इनके बारे में सुना है। पगड़ बांधते थे, ये है वो सब कुछ है, लेकिन उनकी काबिलियत के बारे में मज़ीद कुछ उनकी तफ़सीलात मेरे इल्म में नहीं है। आप सुन लीजिए। रहमत हद्दू खां साहब के बाद अब नंबर आता है या बारी आती है रजब अली खां साहब की। रजब अली खां साहब के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये वो नाम है जो मैं अरसे से जवानी के आलम से सुन रहा हूँ। ये कहीं हिंदुस्तान में कोई एक छोटी सी स्टेट थी देवास के नाम से, वहाँ के महाराजा इनको बहुत पसंद करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। चुनाचे ये वहीं रह लिए, वहीं इन्होंने बसर की और इनको रजब अली खां साहब ऑफ देवास कहा जाता था। गाते बहुत उम्दा थे, आवाज़ बहुत पुख्ता थी, जानकार भी बहुत थे। इनका पहला प्रोग्राम मैंने रेडियो पे सुना और वो मुंबई रेडियो। ये वाक़या है समझिए कि 42 का या 41 का। बड़ा शोहरा हुआ कि साहब ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। प्रोग्राम रेडियो वाले अनाउंस करते रहे कि उनका होने वाला है, होने वाला है। चुनाचे वक्त आया, उनका प्रोग्राम हुआ और मुझे सुनने की सआदत हासिल हुई। वाकई में आपसे अर्ज़ करता हूँ, उनके गाने से, आवाज़ की पुख्तगी से, उनकी एक रचाव था उनके गाने में, वो मैंने सुना और सुन कर के वाकई उन दिनों मुतासिर हो गया और आज भी मुतासिर हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि ये अगर कोई दुश्वारी है तो ये है कि ख़ुद मेरी अपनी लाइब्रेरी में रजब अली खां साहब के कुछ आइटम्स तो हैं, लेकिन उनमें कोई साफ़ सुथरे अच्छे भले कोई ख़ास नहीं है। जब उनका इंतकाल हुआ तो एक साहब वहाँ क्या नाम था, लईक हनफी साहब थे, अमीक हनफी साहब थे। वो रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम थे। वो उनके शागिर्द भी थे, उनसे बहुत करीब थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने जब उनके बरसी पर उन्होंने एक प्रोग्राम किया, उसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने, जो उनके शागिर्द थे, जो उनके जानने वाले थे, जो उनके दोस्त लोग थे, वो रेडियो पर आए, उन्होंने अपनी तकरीरें की, कुछ गाने वाने सुनाए। तो उसमें चंद झलकियाँ रजब अली खां साहब की थोड़ी सी साफ़ सुथरी मिल गई। लेकिन जिसे कहते हैं कि साहब ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्ड
कि रिकॉर्डेड क्वालिटी जो है वो रजब अली ख़ान साहब की मेरे पास नहीं है। जैसी भी है वो है, और मैं उसका एक हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यकीन जानिए, मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा गाने वाले मुझसे थे। सुन लीजिए। अब आपको नाय की कांडरा सुना रहा हूँ। अब आर की फहरिस्त में या रे की फहरिस्त में दो नाम रह गए हैं। जो आखिरी नाम है मैं बाद में अर्ज करूंगा। इस वक्त जो नाम मेरे सामने है वो है राम कृष्णा बुआ वजे। चार नाम है, इनमें से लंबा नाम है इनका। जितना लंबा नाम है उनकी गायकी भी उसी अंदाज की दबंग किस्म की थी। मोहम्मद आदमी थे, यानी कम से कम मैंने जब उन्हें सुना तो मोहम्मद आदमी थे। जवानी में खबर नहीं क्या आलम था उनका। बहुत अच्छा गाते थे। आखिरी दिनों में उनकी सांस टूटने लगी थी, मगर गाते थे फिर भी। और इस तरह उन्होंने किया कि सांस को तोड़ 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 करके पेश करते थे। उसमें भी बड़ी खूबी थी। आप यकीन मानिए, जो सांस का तोड़ के पेश करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनके सांस के तोड़ने से उनकी गायकी बहुत अच्छी लगती थी। मुझे अच्छी लगती थी, औरों को भी अच्छी लगती थी। चुनाचे बहुत लोगों ने, उनके शागिर्द ने, घांगने का एक उनका शागिर्द था, अब है भी, अल्लाह करे हो, वो भी उन्हीं के अंदाज में तोड़ तोड़ के गाने लगा। तो गोया है वो जो उनकी खामी थी वो उसको लोगों ने खूबी बना दी। ये गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। इन्हें मैंने सुना। एक इस सिलसिले में ये बात मुझे याद आ रही है। एक वाक़या छोटा सा है, सुन लीजिए। ये जब इनका प्रोग्राम होने वाला था, एक दफ़ा भी उनका प्रोग्राम था, मुरतब था, रेडियो पाकिस्तान, रेडियो ऑल इंडिया रेडियो बम्बई से। बुखारी साहब का ज़माना था, इनका प्रोग्राम था और ये आ गए। इत्तेफाक की बात यह है कि उन्हीं दिनों दिल्ली से बुंदू खान साहब और थिरकवा खान साहब शायद लखनऊ से कहीं जहाँ थे, वो भी बम्बई किसी अब काम से आ गए थे। प्रोग्राम करने नहीं, वो किसी काम से आ गए थे। बुखारी को मालूम हुआ कि दोनों भी इधर आ गए हैं। बुखारी ने अपने हरकारों को भेज के बुला लिया कि बोलो बुलाओ बुलाओ लोगों को। वो आ गए। बुखारी साहब का बोल रहा था कि भाई आ गए। अब वहाँ 3 आदमी जमा हो गए हैं रेडियो में। रामकृष्ण बुआ वजे, बुंदू खान साहब अपनी सारंगी लिए हुए और थिरकवा खान साहब अब तबले पे बैठे हुए। प्रोग्राम शुरू हुआ। बुखारी ने देखा कि तीनों पाए के लोग हैं, सरंगी में वो उस्ताद हैं, तबले के माहिर ये हैं और गाने के हुनरमंद वो आदमी बैठा हुआ है सामने, और सबके सब मोहम्मद आदमी हैं और अपना अपना कमाल दिखाने लगे।
बुखारी साहब को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा मालूम हुआ। वो हस्ब दस्तूर वो अपना वो इख्तियार करने पर तुले थे, वो बैठे रहते थे। फ़ौरन माइक्रोफोन पे आए, कह लगे सामीन ये प्रोग्राम इस वक्त में 3 लोगों पर मुश्तमिल है और ये तीनों इस वक्त अब अच्छे मूड में गा रहे हैं और इनका प्रोग्राम ख़त्म होने में कुछ देर नहीं लगेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तीनों की जब तक इनकी तबीयत हाजिर है इनको गाने दीजिए, बजाने दीजिए और आप समाअत फरमाइए। जब तक ये लोग गाते हैं मैं सारे प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। अब पता नहीं आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इन तीनों ने बड़ा हंगामा किया, बहुत मज़े उठाए, कोई किसी के खिलाफ नहीं गया, ना तिलक खां साहब आड़े टेढ़े काम करके उनके मुखिल हुए, न बंदू खां साहब सरंगी की रू करके उनके बीच में आए। और ये शख्स जो है बैठा हुआ गा रहा था, बहुत अच्छा गा रहा था। वो सुर, वो कैफियत इस वक्त भी आप यकीन मानिए मेरे कानों में बज रही है। सुनिए आप उनको, उसका एक हिस्सा मेरे पास है, उसको सुन लीजिए। अब बारी है रे में या आर में रोशन आरा बेगम की। रोशन आरा बेगम का नाम आप सब ने सुना है, नाम क्या बल्कि गाना भी आपने सुना है, आप बहुत कुछ उससे वाकिफ़ हैं। पाकिस्तानी तो वाकिफ़ है ही, क्योंकि वो यहाँ रहती थी, यहीं इंतकाल हुआ उनका। इंडिया में भी बहुत मशहूर थी वो, वहाँ ये कानपुर की, ये कलकत्ते की रहने वाली थी। अब मैं उसको देखिए, सब असल में किस्सा ये है कि मेरी याददाश्त इस वक्त काम नहीं कर रही है। उनके मियाँ जो है चौधरी अहमद खान साहब थे, ये पुलिस में अफसर थे, खान बहादुर या खान साहब उन्हें लक़ब मिला हुआ था। इन्होंने उस पर एक किताब लिखी है और वो किताब उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे भेजी कि साहब आपकी खिदमत में है, आप पढ़िए, ये कीजिए। अच्छी खासी किताब थी, उसमें सारी बातें उन्होंने लिखी थी। अब मुझे वो किताब भी नहीं मिल रही है, अल्लाह जाने क्या हुआ उसे। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कानपुर की है, ये है। ये जिक्र जो है मैं कर रहा हूँ, ये इस वक्त ये तूल खींचेगा, ये बहुत लंबा है किस्सा है। मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और इनके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। और उनकी पोजीशन जो थी, वो गाने की जो उनकी हैसियत थी मौसीकी की दुनिया में, वो इस बात की मुतकाज़ी है कि उन पर कुछ लंबा प्रोग्राम किया जाए। अब चूँकि वक्त इसका ख़त्म हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि दस्तूर को तोड़ करके एस पे चला जाऊँ। आर के बाद एस आता है, इस वक्त एस का एक प्रोग्राम पेश कर दूं और फिर आइंदा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह वही रे में रोशन आरा पर थोड़ी सी रोशनी अगर मुझसे पड़ जाए तो अच्छी बात है।
इसमें मेरे पास जो नंबर है इस वक्त वो सरदार खान साहब का है। सरदार खान साहब के बारे में मुझे सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में तानरस खान साहब बहुत मशहूर गवैये थे। ये उनके पोते, और ये गालिबन 1945 में दिल्ली से लाहौर आ गए और इनका इंतकाल 62 में हुआ है, 1962 में हुआ है। दिल्ली के घराने की गायकी थी। तानरस खान साहब के असरात थे, और हकीकत ये है कि वो गाते भी बहुत अच्छा थे। लाहौर रेडियो से उनके प्रोग्राम अक्सर हुआ करते थे और स्टेशन से भी उनके प्रोग्राम नशर हुआ करते थे। उनकी एक चीज़ मेरे पास खुशकिस्मती से मौजूद है, उसका एक हिस्सा आप समाअत फरमाइए। जिस फनकार का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो हुरूफ तहज्जी के लिहाज से यू में आते हैं। यू में मेरे पास वैसे तो नाम बहुत सारे हैं मेरे कैटलॉग में, मेरे लोगों में 410 आर्टिस्ट हों तो उनमें यू तो कई होंगे। इसमें दो नाम हैं एक जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं, बल्कि एक ही नाम जहन में आ रहा है और लिस्ट में मौजूद है, वो है उम्मीद अली खान साहब। ये वो नाम है जिसके बारे में मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सब इस नाम से और इनके गाने से, इनके कमाल फ़न से आप वाकिफ़ हैं। इनका ताल्लुक़ ग्वालियर घराने से है, तो एक बड़ा ही मुस्तनद, बल्कि यूँ समझिए कि ये ओरिजिनेटर घरानों में से एक है। ये ग्वालियर से उनका ताल्लुक़ है। और उम्मीद अली खान साहब की खुसूसियत ये है, आदमी तो वैसे बहुत अच्छे थे और आपकी दुआ से मेरी उनसे याद अल्लाह भी थी, मिलते थे, बातें करते थे। वैसे ही इनकी ख़ास बात यह है कि इस वक्त नहीं बल्कि प्री पार्टीशन डेज में भी इनकी बिलम्पत पूरे बर्रे सगीर में मशहूर थी। इस इत्मीनान के साथ, इस पुख्तगी के साथ, इस अच्छी उम्दा आवाज़ के साथ ये गाते थे कि मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं। आपने भी, जैसा कि मैंने कहा आपसे, आपने सुना ज़रूर होगा। उम्मीद अली खान साहब के रिश्तेदार जो कि गाते हैं, भांजे भतीजे और भी हैं, वो हैदराबाद में हैं। ये ख़ुद हैदराबाद में इनका क़याम था, वहाँ से ये प्रोग्राम करते थे, रेडियो से प्रोग्राम करते थे, हिंदुस्तान भर में प्रोग्राम करते थे।
इन्होंने एक और खातून हैं, क्या नाम है उनका मैं भूलता हूँ, उनके साथ भी इन्होंने दो एक रिकॉर्ड बनाए हैं। कौसर जबीन है या कौसर है, कुछ नाम है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, बनाए थे। और इन्होंने शायद आशिक अली खान साहब के साथ भी रिकॉर्ड बनाया है। चुनांचे ये बहुत ही मशहूर, कहने का मकसद ये है कि बहुत मशहूर आदमी हैं, गाते खूब थे। और ये इनके बारे में एक ट्रैजिक सूरत उनकी ये हुई, इंतकाल हो गया उनका। इंतकाल से पहले वो हुस्न समाज से महरूम हो गए थे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो जिसे आप स्टोन डेफ कहते हैं वो हो गए। जब तक कि आप उनको लिख कर के न बताया जाए वो बात नहीं कर सकते थे। आप चाहे उनके कान में कहें, चिल्ला के कहें, उन्हें सुनाई नहीं देता था। लोग लिख करके उनके सामने पेश करते थे, इसका जवाब हाँ वो ना में देते थे। एक वाक़या बयान कर रहा हूँ मैं, बड़ा दर्दनाक है मेरे लिए। एक दफ़ा रेडियो पाकिस्तान में इनसे मुलाकात हो गई। मैंने उन्हें बिठाया, मैं खुद बैठ गया। अब वो लिख लिख के पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, खैर दरियाफ़्त कर रहा हूँ, ये है वो है वो है। फिर मैंने उसी में ये कुछ, मैंने जो एक रस्मन ही नहीं बल्कि मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी समाज का क्या हाल है। बहुत संजीदा हुए और मुझसे कहा, साहब जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों कानों में सुइयां फंसी हुई हैं, कोई उन सुइयों को निकाल दे मैं सुनने लगूंगा। मुझे सुन के दुख हुआ, कर भी क्या सकता था, अल्लाह की मंजूरी थी। अल्लाह को मंजूर यही था कि एक गवैया जिसका ताल्लुक समाज से है और आवाज़ से है, आवाज़ तो उसने उसकी रखी, समाज उससे छीन ली, मौला की मर्जी है, वो बेहतर जानता है। बहरहाल एक छोटा सा वाक़या था, मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। वो गाने का अंदाज़ उनका ऐसा था, आवाज़ जहाँ जिस आवाज़ का मखरज जिस अंदाज से मुंह से निकलना चाहिए था वही निकलता था। चुनांचे उन्होंने सबूत के तौर पर कि देखो मैं जबड़े से, दांतों से, किसी और जरिए से मैं अपनी तान नहीं ले रहा हूँ, आम तौर पर ये कहते थे। एक बार तो मैंने देखा है, आम तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, उन्होंने माचिस की डिबिया मुंह में फंसा ली जो, फिर जनाब उन्होंने जो ताने लगाई हैं, ना वो हिलते हैं ना जुलते हैं, बैठे हुए हैं, मुंह खुला हुआ है, अंदर से ताने निकल रही हैं। लोगों ने बहुत तारीफ की, बहुत उसको बहुत खुश हुए, तालियां बजाई, ये हुआ वो हुआ। ये एक वाक़या छोटा सा जो मैंने देखा है वो आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। अब मैं आपकी इजाज़त से उनकी आवाज़ का एक छोटा सा नमूना हस्ब दस्तूर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। ले जांदा नहीं जे ना 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 दा सानू प्यार ले जांदा नहीं जे ना। अब फहरिस्त के ऊपर हर्फ वी लिखा हुआ है,
वी में पहला नाम जो लिखा हुआ है वो है विनायक राव पटवर्धन। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि वी में तो कई नाम तो हैं, 20 नाम हैं, लेकिन जिनको मुझे सुनाना है उसमें विनायक राव पटवर्धन का नाम आ रहा है। आपको शायद याद ना हो, इब्तिदाई प्रोग्रामों में, ये पहले या दूसरे प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुझे शौक़ गाने का, क्लासिकी मौसीकी का किस तरह शुरू हुआ। वो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुझे पहला रिकॉर्ड जो मेरे रिश्ते के चचा ने ला के दिया था वो एक क्लासिकल का रिकॉर्ड था, जिसके दो तरफ दो गवैये थे। एक तरफ नारायण राव व्यास था और दूसरी तरफ विनायक राव पटवर्धन था। ये मैंने आपसे शायद ये भी अर्ज़ किया कि ये कुछ 80 साल से ऊपर की बात है, 80 साल हो, बल्कि बहुत ऊपर की बात है। जब मैं बच्चा था उस वक्त पर ये तोहफा मुझे मिल गया था और मैं पहली मरतबा मुतारिफ हुआ कि क्लासिकी मौसीकी है क्या। मैं दोनों को सुनता रहा, नारायण राव व्यास को और विनायक राव पटवर्धन को। जिस चीज़ को मैं पहले सुनता रहा उसका जिक्र भी शायद मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। उसमें पूरी की एक चीज़ थी, 3 मिनट के रिकॉर्ड पर होता था, सपने में आए। मैं इससे बहुत मुतासर होता था। वो फिर बाद में जब मुझे थोड़ी सी वाकिफियत हो गई मौसीकी से, आवाज़ से, फ़न से, तो मुझे मालूम हुआ कि ये वो साहब हैं जिनको कुदरत ने आवाज़ की खूबी से नवाजा नहीं था। जैसा कि उनके साथ वाले नारायण राव व्यास के साथ था, उनकी आवाज़ सुरीली थी, मीठी थी, वो अताई थे और उनको कुदरत ने एक ऐसी अच्छी आवाज़ दे रखी थी कि वो जो भी गाते थे वो इंतहाई दिलचस्प चीज़ हो जाती थी। इन साहब के साथ ये बात नहीं थी, आवाज़ थी पुख्ता। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ और ख़ुद भी अब मैं इस अल्लाह के फजल से और आपकी दुआ से इस काबिल हूँ कि मैं समझ सकूँ कि ये आवाज़ कुदरती है या कुदरती आवाज़ को जिला किया हुआ है, या आवाज़ जैसी भी है उन्होंने मेहनत से, अपनी रियाजत से उस पर काम करके, उसको मंझा करके एक अपनी आवाज़ बना ली है जो पुख्ता है और कायम है। ये आवाज़ उनकी विनायक राव पटवर्धन की थी। मैंने इन्हें रेडियो स्टेशन में गाते हुए झांक करके, वो ग्लास होता उनका, वो लुकिंग ग्लास होता था, उसमें से देखा है ये गाते हुए। और शायद एक मरतबा महफिल में भी मैंने इन्हें सुना। लेकिन इनके बेशुमार रिकॉर्ड और 45 RPM के, 78 RPM का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, और इनके LP भी शाया हुए हैं। इन्होंने, ये हिंदू तो थे ही और अच्छे आदमी थे, इन्होंने सोचा कि सब साहब ये हिंदुओं में इल्म तो है और थियोरी तो है, मालूमात भी हैं, किताबें उनकी हैं, सब कुछ उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन गाने वालों में उनकी प्रैक्टिकल गाने जिसे गाना कहते हैं, गायकी में उनका हिस्सा कम है। ये बात सब जानते हैं। तो उन्होंने, एक और था, वो क्या नाम है, डीवी पलूस्कर, हाँ पलूस्कर, बहुत मशहूर आदमी, बहुत वो जवानी में मर गया। उसे विनायक राव पटवर्धन ने ज़्यादा तरबियत दी कि ये आगे बढ़े, और वो था भी इस काबिल आगे बढ़ने के। बहुत तैयार गाता था, बहुत अच्छा गाता था, आवाज़ भी उसकी अच्छी थी। तो मगर वो जवानी में वो इंतकाल कर गया। इन लोगों को, इस ग्रुप को बहुत शौक़ गुजरा उसका। ज़ाहिर है शौक़ गुजरने वाली बात है ही। और ये सब बहरहाल ये वो विनायक राव पटवर्धन हैं। मुअम्मर आदमी थे। जब मैंने सुना उनको, जब मैंने देखा ये मुअम्मर थे
और इसके पहले का रिकॉर्ड 80 साल पहले का, उसमें भी ज़ाहिर है कि उम्र वाले थे, क्योंकि उनकी उसमें भी उनकी आवाज़ बहुत मंझी हुई आवाज़ थी। मैं उनका एक गाने का एक छोटा सा नमूना आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। यार कटाई मानो प्रेम दी, ओ बिगड़ी सही जा लगना लगाए यार कटाई मानो प्रेम दी, यार यार मानो बेवड़ी मानो। लीजिए साहब, वी इख्तिताम को पहुंचा। इख्तिताम तो क्या, मैंने 2-3 मरतबा कह दिया है ये एक ही बात कि वी की फहरिस्त में कई नाम हैं, जिस नाम का मैंने इंतखाब किया था वो ख़त्म हो। इस प्रोग्राम के साथ इस वक्त की ये बज़्म ख़त्म समझिए, ख़त्म हुआ चाहती है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो आइंदा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।